नमस्कार दोस्तों, मैं सात्विक खरे आज आपको भारत की एक ऐसी जगह लेकर जाना चाह रहा हूं जो कि 4000 साल पुरानी है पर आज के हिसाब से बहुत नई है। मैं आपको लेके जाना चाहता हूं भारत के इंडस रिवर के पास में बसी हुई एक सिविलाइजेशन जो हमें बहुत समय बाद पता चला। पर जब उस सिविलाइजेशन को आप देखोगे तो आपको पता चलेगा यार ये आज से भी बहुत डेवलप्ड थी। मतलब आपको ये जान के बहुत हैरानी होगी कि उस समय में रहने वाले लोग जो 4000 साल पहले लोग रह रहे थे, हमारे एंसेस्टर्स, वो इतने ज्यादा डेवलप्ड थे कि आज की साइंस एंड टेक्नोलॉजी है वो उससे हम सीख सकते हैं। आपको लगेगा अरे ये तो हम आज फॉलो करते हैं, पर वो 4000 साल पहले ही फॉलो करके छोड़ चुके हैं। तो आइए चल के देखते हैं ऐसी सिविलाइजेशन के बारे में। हम चलते हैं इंडस रिवर के पास में, भारत के नॉर्थ वेस्ट हिस्से में। पर उसके पहले हम इस पूरे चैप्टर को, पूरे वीडियो को एक कहानी के रूप में पढ़ना चाहेंगे। कैसे? मैं आपसे कहूंगा कि आप एक हिस्टोरियन है, एक आर्कोलॉजिस्ट है। आर्कोलॉजिस्ट कौन होता है? जो किसी साइट पे जाके उसको खोदता है, उसका एग्जीबिशन करता है, वहां से कुछ ना कुछ नया नया आर्टिफैक्ट निकालता है। आपने कार्टून में देखा होगा, लोग कहते हैं ना कि खजाना खोजने जा रहे हैं, खजाना खोजने जा रहे हैं। वही चीज आज हम देखेंगे। आज हम देखेंगे कि भारत के बहुत साल पहले छुपी हुई एक रहस्यमय सिविलाइजेशन, एक रहस्यमय टाउन, जहां पे हम उसको ढूंढेंगे, उसके बारे में जानने की कोशिश करेंगे। तो आपको थोड़ी देर आर्कोलॉजिस्ट बन के देखना पड़ेगा। चलिए थोड़ी देर को इमेजिन करते हैं और एक हम वर्चुअल टूर करते हैं। पहले हमें पता होना चाहिए कि ढूंढते कैसे हैं चीजें। तो मैं आपको लेके चलता हूं एक साइट, हड़प्पा की साइट पे, जहां पे एक छोटा सा एग्जीबिशन साइट है। एग्जीबिशन साइट मतलब क्या? जहां पे भी रिसेंट रिसर्च चल रही है। रोज वहां पे आर्कोलॉजिस्ट जाते हैं, खोदते हैं, उसको खोदते हुए नीचे देखते हैं कि क्या कुछ नया निकल रहा है, क्या कुछ खजाने वाला आइटम निकल रहा है, क्या कुछ नया आर्टिफैक्ट, मतलब क्या कुछ पॉटरी, कुछ ज्वेलरी, ऐसा कुछ आइटम निकल रहा है। ये वो साइट के बारे में है। तो हम पहले थोड़ा साइट का व्यू लेते हैं, जहां पे पता चलता है कि ये लोग करते क्या है। चलिए देखते हैं। जैसे एक साइट है, ठीक है, आपको एक साइट दिख रही होगी। यहां पे जो लोग खड़े हैं ना, टूरिस्ट है। ये जो लोग खड़े हैं और यहां के बीच का जितना गैप है, इतने ऊपर लेयर बन चुकी है मिट्टी की। कैसी मिट्टी की लेयर बनी? एक एग्जांपल लेके चलते हैं। जैसे मान लो आप पूछोगे, आपके मन में आएगा सर ये तो आर्किटेक्चर दिख रहा है, हमें यहाँ पे ब्रिक दिख रहा है, दीवार दिख रही है, बड़ी बिल्डिंग बनी होगी, फिर ऐसा कैसे कि आपको खोदना पड़ रहा है, अंदर कैसे चली गई जमीन के? यही चीज हम समझाने की कोशिश करते हैं पहले। कि जैसे आपने अपने घर में देखा होगा, जैसे आप किसी कमरे की रेगुलर सफाई नहीं करो तो धीरे धीरे करके ग्रेजुअली वहां पे एक लेयर बन जाती है मिट्टी की, जो आपके डस्ट है। ठीक है, अब ये बात तो थी आपके 2 दिन 3 दिन में आपको डस्ट दिखने लगती है। अब सोचो जहां पे 4000 साल 5000 साल की बात चल रही हो, तो वहां पे धीरे धीरे यही जो डस्ट की लेयर है, जो विंड के थ्रू आती है, बैठ जाती है नीचे, तो धीरे धीरे करके पानी, बरसात, ऐसे कर करके जो मिट्टी होती है वो हार्ड होती गई, और हार्ड होते होते एक लेयर फॉर्म करती गई अर्थ के सरफेस की। ठीक है, तो जो पूरा ये एरिया था वो नीचे दबता गया। एक छोटा सा एग्जांपल लेके चलते हैं। जैसे मान लीजिए एक बॉक्स है, उस बॉक्स को आज आपने बाहर रखा, उसको आप भूल गए। अब आप 4000 साल बाद देखोगे, कोई आया, वो उसको बॉक्स नहीं दिखेगा। क्यों? धीरे धीरे करके उस बॉक्स के ऊपर लेयर बनती गई अर्थ की, धीरे धीरे करके मिट्टी जमती गई और एकदम से हार्ड हो गई। फिर जब उसको कोई खोदेगा तो खोदने के बाद उसको बॉक्स मिलेगा, जो अपन कहते हैं ना खजाना, गड़ा हुआ खजाना। यही चीज होती है जो आपने मूवीज में देखा होगा कि भाई नीचे है खजाना, हमें नीचे से निकालना है। हमेशा मूवी में जब खजाने की बात होती है तो जमीन के अंदर ही क्यों रहता है? क्योंकि बहुत समय पुराने वाले खजाने के ढूंढते हैं ना, तभी तो हम नीचे खोदना पड़ता है, क्योंकि ऊपर एक लेयर बन जाती है। सेम यहाँ पे हुआ, बट यहाँ पे खजाने की जगह बहुत सारे जो घर थे, ये सब चीजें थी। धीरे धीरे समय जब लोगों ने यूज नहीं किया, वहां से माइग्रेट हो गए, दूर चले गए, तो वो चीजें जो सेडिमेंट्स का पूरे इकट्ठा करके सेटलमेंट्स को नीचे दबता गया और हमारी अर्थ ऊपर बढ़ती गई। अब देखते हैं यहाँ पे जो खड़े हैं टूरिस्ट, जहाँ खड़े हैं और ये जो आप ग्राउंड देख रहे हो, इतना हिस्टोरियंस ने खोदा है। खोदते खोदते ने पता चला, यहाँ पे ब्रिक्स की साइज देखी उन्होंने, ड्रेनेज पैटर्न देखा, कहीं कहीं पे उनको आर्टिफैक्ट्स मिले। आर्टिफैक्ट्स मतलब जानते क्या होता है? कोई एक नया जैसे जग हो गया, पॉटरी हो गई, कुछ ना कुछ बढ़िया हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट से निकली हुई चीजें, जैसे कॉपर की चीजें हो सकती हैं, ज्वेलरी हो सकती है, आर्टिफैक्ट्स में आते हैं। ठीक है, तो इनको आर्टिफैक्ट्स मिलते हैं, खोदते हैं चीजें और समझने की कोशिश करते हैं कि लोग रहते कैसे थे। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और आप इसको ऐसे देखिए कि आप एक इतिहासकार हैं, आप एक आर्कियोलॉजिस्ट हैं और आप यहाँ पे चीजों को घूमने आए हैं। अब आपको एक चीज ऑब्जर्व हो रही होगी यहाँ पे कि देखिए, ये जो एक लाइन दिख रही है ना, ये जो लाइन आ रही है पूरी, ये जो लाइन है, ये एक ड्रेनेज पैटर्न दिखाता है। मतलब क्या? अगर ये घर होगा, पल थोड़ी देर को सोच लेते हैं कि सर ये जो घर है ना, यहां से इसका पानी का एंट्रेंस और एग्जिट वाला हो सकता है, कि यहां से जो लोग थे, जो पूरा ड्रेनेज वाला पानी रहता है, जो यूजलेस पानी रहता है, साफ ऑफ करने के बाद का पानी यहां से बहता होगा, जिससे घरों के अंदर पानी नहीं भरता होगा। ठीक है, आप देख रहे हैं यहाँ पे जो घर की स्टाइल है, यहाँ पे से आज अपन के घर में भी आप देखते हो ना कि जब कमरे बनते हैं ना, तो
पूरा एक पिलर बनाया जाता है, फिर पिलर के आसपास से पूरा अलग अलग से लाइन की करी जाती है। वैसे यहाँ पे भी आर्किटेक्चर हमें दिख रहा है। आप देखोगे कि यहाँ पे कुछ कुछ हिस्सा तो हिस्टोरियंस ने, आर्कियोलॉजिस्ट ने खोद लिया, कुछ अभी खोदेंगे। तो यहाँ से आपको एक रिसर्च का पॉइंट पता चलता है कि देखिए कैसे यहाँ पे खुदाई चलती थी। ये देखिए अभी मिट्टी जमी है ना ऊपर, धीरे धीरे करके खोदेंगे 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 और इसको पूरा दीवार जैसा निकाल लेंगे। तो यहाँ से हमें इसके बारे में पॉइंट पता चलता है। अब आगे देखते हैं क्या चलती है कहानी भाई। आगे हमें पता चलेगा कि कैसे चीजें बढ़ रही थी। देखते हैं यहाँ पे आप देखेंगे। अब मैं आपको एक इंटरेस्टिंग चीज दिखाने की कोशिश करता हूं। यहाँ पे आपको दिख रहे होंगे पिलर। कैसे पिलर? देखिए आज आप कहते हैं ना कि घर को जो अपन स्टार्टिंग नींव रखते हैं, घर की स्टार्टिंग की कोई नींव रखी जाती है तो पिलर बनाए जाते हैं। तो यहाँ पे आपको पिलर दिख रहा है, छोटे छोटे से पिलर है। ये गुम्मे के बिल्कुल स्ट्रक्चर दिख रहा है। देखिए ब्रिक्स को कितने प्यार से इनने सजा के रखा है कि बिल्कुल एक स्टेप बाय स्टेप, जो आजकल आपने कभी देखा हो किसी के घर बनते हुए, वो एक सीक्वेंस फॉलो करते हैं दीवार बनाने का। सेम सीक्वेंस हमें यहाँ मिलता है। और आप देखेंगे ध्यान से, एक यहाँ पे वेल दिखती है। वेल अब ये हो सकता है पानी रखने के लिए होगा, या फिर ये भी हो सकता है कि अपना कुछ ना कुछ कीमती सामान इस गड्ढे के अंदर रखते होंगे, पेट्रोल के अंदर। तो ये कुछ ना कुछ चीज़ें हमें समझ में आती हैं कि यहाँ पे बहुत सारे सेटलमेंट्स थे ऐसे जहाँ पे लोग रहा करते थे। अब इन सेटलमेंट से हम इनकी कहानी को सोचने की कोशिश करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अब एक एग्जाम्पल लिया, मान लो आप गए हो, आप यहाँ पे खड़े हो, आपने कहा कि सर ये जो पानी की लाइन दिख रही है ना, ये ड्रेनेज लाइन होगी। यहाँ के जो लोग थे ना, अपना जो वॉशरूम के बाद जब पानी होता है, यूज होता है, जो यूजलेस पानी होता है, साफ ऑफ करने के बाद का पानी होता है ना, वो इसके थ्रू जाता होगा। आज भी हम सेम फॉलो करते हैं। आपको पॉइंट समझ में आया? जो आज हम ड्रेनेज वाली पाइप की बात करते हैं, आपने देखा होगा अपने घरों में भी पाइपलाइन डली रहती है, उस टाइम पे भी पाइपलाइन चलती थी, उस टाइम प्रॉपर सेटलमेंट चल रहा था। तो अब हम इस पूरे चैप्टर को इस रूप से देखेंगे कि हमारा इंडस वैली में चीजें कैसे चलती हैं, और इसको पूरा एक हिस्टोरिकल एनालिसिस के रूप में देखेंगे। अब आपको मैं थोड़ा बताऊं, ये हमारा टॉपिक एनसीईआरटी का फर्स्ट टॉपिक है, जहां पे आप देखेंगे कैसे लोगों ने रहना शुरू किया। तो इसके पहले हम कुछ कुछ चीजें जाननी पड़ेंगी। टाइमलाइन, सर कब की बात कर रहे हैं, कैसी बातें कर रहे हैं, और आखिरी में आते आते हम ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि सेटलमेंट थे, यहाँ के लोगों ने घर क्यों छोड़ दिया अपने, और ऐसा क्या हुआ कि यहाँ के इसको और मेंटेन नहीं किया गया, कि ऐसा क्या होता है कि यहाँ के लोग अचानक से चले जाते हैं और ये फिर धीरे धीरे करके समय के साथ साथ में यहाँ पे सेडिमेंट्स इकट्ठे होने लगे। तो इन सब पूरी कहानी को हम पढ़ेंगे। बट यहाँ पे थोड़ा सा इंटरेस्टिंग ट्विस्ट लेके चलते हैं। क्या यहाँ पे हम आपकी इमेजिनेशन से वर्क करेंगे और आपको इमेजिन कराने की कोशिश करेंगे कि आप एक आर्कियोलॉजिस्ट हो। ठीक है, अब चलते इसी कहानी को आगे बढ़ाएंगे, और इस कहानी को पढ़ते पढ़ते हम पढ़ते हुए अपनी लर्निंग को डेवलप करेंगे। कहानी सुनेंगे, अपनी किताब को पढ़ेंगे, मजा आएगा। चलिए देखते हैं क्या होता है। अभी तक आपने क्लास 6th में कई टॉपिक पढ़े होंगे। जैसे जब क्लास 6th में थे तो आपने क्लास 6th में आपने स्टोन एज के बारे में पढ़ा होगा। स्टोन एज में आपने देखा होगा स्टोन एज को 3 पार्ट में डिवाइड किया जाता है। एक होता है पैलियोलिथिक एज, फिर आता है मेसोलिथिक एज, न्यूलिथिक एज। जो आखिरी एज होती है स्टोन एज, उसका अपन कहते हैं न्यूलिथिक एज। कई कई जगह न्यू स्टोन एज भी कहा जाता है। मतलब क्या, जो एंडिंग होती है ना स्टोन एज की, जब लोगों ने बिल्कुल स्टोन का टूल यूज करना बहुत अच्छे रूप से शुरू कर दिया था, उसकी बात करते हैं। तो अब यहाँ पे आप देखेंगे कि जब न्यू स्टोन एज चल रही थी या फिर न्यूलिथिक एज चल रही थी, न्यूलिथिक एज के टाइम पे लोगों ने हट बनाना शुरू कर दिया था। लोग छोटे से घर के सेटलमेंट बनाने लगे थे। यहाँ पे हमें कई प्रकार के एविडेंस मिलते हैं कि लोग एग्रीकल्चर करने लगे थे। क्या करने लगे थे? एग्रीकल्चर करने लगे थे। हमें पता चलता है कि यहाँ के लोग जब एग्रीकल्चर करने लगते हैं तो उनको हंटिंग गैदरिंग ज्यादा नहीं करनी पड़ती थी, और जब हंटिंग गैदरिंग नहीं करनी पड़ती थी, उनके पास में खाने का बड़ी व्यवस्था रहती थी कि भैया हमारे पास में तो गेहूं रखा है, 1 महीने चलेगा। तो क्या आप फिर हंटिंग गैदरिंग करने जाओगे? नहीं, आप गेहूं का यूज करोगे। जब यहाँ पे एग्रीकल्चर अच्छा प्रोडक्टिविटी देने लगता है, जब चीजें सरप्लस में आ जाती हैं, तो लोग क्या करते हैं, अपने आप को और जगह डाइवर्ट करते हैं। फॉर एक एग्जांपल, जैसे आप सोचेंगे कि अगर आपके पास में एक्स्ट्रा टाइम है तो आप क्या करते हैं, मोबाइल चलाते हो, बट जिस तरह व्यस्त रहते हो उस तरह फोन नहीं छू पाते। सेम चीज यहाँ चलती थी। जब पहले लोग एग्रीकल्चर में व्यस्त रहते थे तो बाकी चीजें आर्ट एंड क्राफ्ट वगैरह नहीं कर पाते थे, क्योंकि वो हंटिंग गैदरिंग करने जाते, भैया हम तो गए हैं बट ये भालू को पकड़ के आएंगे, शिकार करके आएंगे, तब हमें शाम को खाना मिलेगा। बस अब कहानी क्या होती है, न्यूलिथिक में जब एग्रीकल्चर होने लगता है तो लोगों के पास में एक ऑप्शन रहता है कि चलो यार, आज अगर भालू को नहीं पकड़ेंगे तो भी चल जाएगा, हमारे पास में रात के लिए खाना बनाने के लिए तो राशन रखा है, हमारे पास में गेहूं रखा है, हमारे पास में चावल रखा है, हम उसको पकाएंगे और खा लेंगे। जब एग्रीकल्चर आया तो लोगों ने अपने कंफर्ट जोन को पकड़ना शुरू किया और कंफर्टेबल होने लगे, और जैसे जैसे कंफर्टेबलनेस बढ़ी, लोग अपने आप के लिए और अलग अलग जगह अपनी चीजों को सर्च करने लगे। सर्च मतलब क्या, लोग पेंटिंग करना शुरू कर देते हैं। ठीक है, लोग आर्ट एंड क्राफ्ट की तरफ आगे बढ़े। जैसे आप करते हो ना गर्मियों की छुट्टियों में, जब आप फ्री रहते हो, जब आपके ना टेस्ट होते हैं ना कुछ होता है, बढ़िया आप अपनी पेंटिंग करते हो, गाना सीखते हो, म्यूजिक क्लासेस जाते हो, स्पोर्ट्स की क्लासेस जाते हो। तो वैसे यहाँ पे चलता था। पर क्या आप ये सब चीजें जब आपका स्कूल चलते तब कर सकते थे? नहीं।
यही यहाँ पे हो रहा था। जब ये लोग एग्रीकल्चर बेस्ड होने लगे, धीरे धीरे करके कंफर्टेबल होने के बाद में इन लोगों ने अपने स्किल्स को और जगह सर्च करना शुरू किया कि मैं और क्या क्या अच्छा कर सकता हूँ। तो यहाँ से पॉटरी मेकिंग, ये सब चीज़ें आई। अब समय आगे बढ़ा, समय आगे बढ़ता है, धीरे 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 करके लोग इन्हीं सेटलमेंट को बहुत अच्छे रूप में यूज करना शुरू करने लगे। कैसे? अब यहाँ पे लोग डेवलप्ड होने लगे। अभी तक जो हट में रह रहे थे, अब हट की जगह यहाँ पे लोग क्या करना यूज करने लगते हैं? ब्रिक। तो अब यहां से लोगों के पास एक चीज आ गई कि अब हम जो घर बनाएंगे ना, ब्रिक के घर बनाएंगे। मतलब कैसे ब्रिक? बढ़िया मिट्टी को अच्छे से उन्होंने पहले साना, उसको गीला करके उसको एक स्ट्रक्चर दिया, फिर उसको ड्राई किया, सनबर्न किया, मतलब क्या धूप में पकाया। कहीं कहीं पे तो हमें ऐसा एविडेंस मिलते हैं कि उसको आग में भी पकाते थे। आज के टाइम पे भी जो आपके घर में ब्रिक यूज होते हैं ना, वो आग में पकाए जाते हैं। ठीक है, तो वो चीज पता चलती है। तो ऐसे करके हमें एविडेंसेस मिलते हैं कि लोगों ने अपने डेवलपमेंट को और मॉडिफाई किया और एक बेटरमेंट की तरफ गए। समय आगे बढ़ता है। अब एक चीज आपको याद रखना है, जैसे आप जब छोटे थे, ठीक है, अब आप एक पल को सोचिए, जैसे आज आप मान लीजिए 18 साल के हो, पर अब जो बच्चा 10 साल का होगा वो पहले फोन चला लेता होगा, उसके पास फोन जल्दी आ गया। जैसे आपके पेरेंट्स अभी फोन चलाना सीखे, बट आपको फोन चलाना जब आप 7th 8th में, तो आपको फोन चलाना आने लगा था। आजकल देखते होंगे आप कि जैसे पहले के टाइम पे जो एक्टिवा वगैरह गाड़ी वगैरह मिलती थी ना बच्चों को, वो 12th के बाद मिलती थी। बट आप आजकल तो आज 8th क्लास के बच्चे भी गाड़ी चला रहे हैं, स्कूटी से जा रहे हैं कोचिंग। ये चीज़ क्या हुई? जैसे जैसे समय बढ़ता है, हर 15-20 साल में लोगों का डेवलपमेंट होता है माइंड का, जो उनका कॉग्निटिव लेवल होता है। कॉग्निटिव लेवल मतलब होता है सोचने की शक्ति, इनोवेटिवनेस करने की शक्ति, वो सब डेवलप होती है। और जैसे डेवलप होती है तो नई नई स्किल सीखते हैं। तो यही चीज़ आगे बढ़ रही थी। और जब ये आगे बढ़ती आती है तो हमें पता चलता है एक टाइम ऐसा भी आता है कि जब लोग इतने ज़्यादा विकसित हो गए थे कि वो एक प्रॉपर सिविलाइजेशन में रहने लगे थे। सिविलाइजेशन मतलब क्या? कि एक बहुत अर्बनाइजेशन की तरफ रहने लगे, सिटी में रहने लगे थे, एक दूसरे से व्यवहारिकता रख रहे थे, सोशल कल्चर मेंटेन कर रहा था। तो जैसे आज आप रह रहे हो ना, कि आपको पड़ोसी के बारे में पता है कि इनके घर में टीवी लगी है, इनके यहाँ टीवी है तो मुझे भी टीवी चाहिए है, यहाँ पे ये एडवांसमेंट हो रहा है, पानी का आप प्रॉपर यूज कर रहे हो, आप आरओ यूज कर रहे हो, आपको पता है कि ड्रेनेज लाइन कहाँ से जाती है, ये सब चीजें यहाँ पे चलने लगती है। मतलब क्या? यहाँ पे धीरे धीरे लोग जो पहले गांव जैसे एरिया में रहते थे, अब वो गांव धीरे धीरे करके एक शहर बनने लगे थे। अब ये जो गांव से शहर बनने वाला फेज है, तो आज जो हम पॉइंट पढ़ने वाले हैं वो हम पढ़ने वाले हैं सिटी के बारे में। कैसे? कि जो अब इनकी सिटीज थी, इनको हम ऑब्जर्व करेंगे। यहां तक का फेज आपका स्टोन एज का फेज रहता है। तो अब स्टोन एज के बाद में हम हट से हट के यहाँ पे शहर की तरफ आगे बढ़ जाते हैं। चलिए देखते हैं क्या होता है भाई शहरों में। आगे बढ़ते हैं तो हमें पता चलता है कि इंडस वैली सिविलाइजेशन भारत में लगभग 3200 से लेके 1900 BC के बीच में चलती है। ठीक है, आपको एक टाइम फेस पता चल गया। अब आपको मैं हिस्टोरियन बनाऊंगा बार बार, पर थोड़ा वेट करिए, कहानी को थोड़ा बेसिक हो जाने दीजिए, फिर हम आपको इमेजिनेशन की तरफ लेके चलते हैं। अब इस सिविलाइजेशन में क्या चलता है, आप देखेंगे कि इस सिविलाइजेशन को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। जैसे ये हमारा पूरा फेज है, ठीक है, टाइमलाइन आपने पहले पढ़ी भी होगी 6th क्लास में। इस फेज को हम 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं, एक अर्ली, मैच्योर और लेट। अर्ली पीरियड जो स्टार्टिंग पीरियड होता है उसको अपन अर्ली पीरियड कहते हैं। फिर आता है मैच्योर पीरियड जो आज हम पूरा पढ़ने वाले हैं, और फिर आता है लेट। अर्ली पीरियड में क्या था? लोग धीरे धीरे करके अपने आप को डेवलप कर रहे थे। फॉर एग्जांपल देख के चलते हैं, जैसे मान लीजिए आप साइकिल चलाना सीखते हो, तो जो अर्ली पीरियड की साइकिल होती है ना, आप बहुत बार गिरते हो, आपको पेडल मारना नहीं आता है, आपको हैंडल पकड़ना नहीं आता, आपको बैलेंस करना नहीं आता है। बट धीरे 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 करके आप जब बिल्कुल मैच्योर होने लगते हो, आप एकदम से सीखने जाते हो, तो आप बड़े तेज 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 चलाते हो साइकिल, मजा आता है आपको चलाने में। तो जब आपका बिल्कुल बैलेंस हो जाता है चीजों का, आप स्किल्ड हो जाते हो, आप बिल्कुल मैच्योर हो जाते हो चीजों को लेके, उस पीरियड को अपन कहते हैं मैच्योर। और फिर धीरे धीरे करके आपने कहा अब ये साइकिल नहीं चलाना यार, अब तो गाड़ी चलाना यार, तो मजा नहीं आता साइकिल चलाने में यार। फिर धीरे धीरे करके आपने साइकिल चलाना छोड़ दिया। तो वो वाला जो फेज आता है वो होता है लेट पीरियड में। तो आप ऐसे कह सकते हो ना कि मैं जब मैच्योर फेज में साइकिल चलाता था ना, बहुत मस्त साइकिल चलाता था, मैं बहुत दूर दूर तक जाता था, बट धीरे धीरे करके इंटरेस्ट खत्म हो गया, तो मैंने लेट फेज में बहुत कम साइकिल कर दी, फिर हफ्ते में एक आध बार साइकिल चलाता, फिर नहीं चलाता था। आपको पॉइंट पता चला ना, हर पीरियड को अपन डिवाइड कर सकते हैं अर्ली, मैच्योर और लेट में। जैसे मैंने आपको साइकिल का एग्जांपल दिया, वैसे ही अपन ने इंडस वैली को भी 3 पार्ट में डिवाइड किया। एक ऐसा पीरियड जब भारत में ये इंडस वैली सिविलाइजेशन चल रही थी, तो धीरे धीरे करके डेवलप हो रही थी। फिर डेवलप के बाद में एक पीरियड ऐसा चला, उसने खूब अच्छा डेवलपमेंट किया, बढ़िया अच्छा डेवलप हो रहा था। तो धीरे धीरे करके एक ऐसा पीरियड भी आया जब वो डिक्लाइन होने लगी, तो उस वाले डिक्लाइन वाले पीरियड को अपन लेट पीरियड भी कहते हैं। ठीक है, अब आपको पॉइंट पता चल गया ना कि इंडस वैली को 3 पीरियड में डिवाइड किया गया है, अर्ली, मैच्योर और लेट। तो आज की जो पूरी क्लास रहेगी हमारी मैच्योर पीरियड को लेकर डील करेगी। तो अब आपको मैं हिस्टोरियन बनाऊंगा, अब आप देखेंगे आर्कियोलॉजिस्ट बन के। चलिए सर, एक कहानी शुरू करते हैं जो आपकी और मेरी रहेगी। ठीक है, मैं आपसे कहता हूं कि सर
आपको इंडिया के नॉर्थ वेस्ट वाले हिस्से में जाना है। इंडिया के कहाँ पे, ये हमारे इंडिया है, ये हमारा इंडिया है। इंडिया के आपको नॉर्थ वेस्ट वाले हिस्से में जाना है। और मैं आपको टाइम बता देता हूं, आपको जाना है भाई 2600 से लेके 1900 के पीरियड में भारत में यहाँ क्या चल रहा था बताना है आपको, बीसी में। ठीक है, आपने कहा चलो ठीक है सर, मैं गाड़ी से जाता हूँ। आप गए, फिर आपने पूरे बढ़िया 1 साल वहां पे आप रहे, आपने खूब रिसर्च करी। अब रिसर्च के बाद फिर मैं आपसे 1 साल बाद मिला, मैंने कहा कि भाई क्या ढूंढा आपने? आप कहोगे सर मैंने कुछ चीजें लिखी हैं, आपको पढ़ाऊं? हमने कहा भाई पढ़ाओ। तो अब वो चीजें जो आपने ऑब्जर्व करी ना, वो हम इसे पढ़ेंगे। क्या क्या पढ़ेंगे? तो आप सबसे पहले कहोगे हमसे सर ये जो पूरा एरिया है ना, ये जो पूरा एरिया था लगभग यहाँ से सुक्ता जंडौर से लेके चलते चलते हमारा यहाँ तक की एरिया को कवर करता है। यहाँ पे एक अलग प्रकार के लोग रह रहे थे, एक अलग प्रकार का सेटलमेंट चल रहा था। हमने कहा चलो बढ़िया भाई, तुमने तो कम से कम ये तो देख लिया कि किस एरिया की बात चल रही है। फिर हमने कहा कि अच्छा सर इसमें एक चीज बताया ना, कुछ एरिया अभी पाकिस्तान में भी है और कुछ एरिया हमारा इंडिया का पार्ट आता है। तो मतलब यहाँ पे दोनों लोगों का मिक्सचर है कि आज के टाइम पे जो अपन इंडिया पाकिस्तान कहते हैं ना, तो वही वाला पॉइंट आता है। इसके बीच में यहाँ पे जितने लोग रह रहे थे, एक रिवर के पास रहते जो थी इंडस रिवर। ये देखिए ये इंडस रिवर है। तो आपने कहा कि जो यहाँ के लोग थे ना, एक बहुत फेमस रिवर के पास रह रहे जिसका नाम था इंडस रिवर की कहानी बताई आपने हमें। फिर हमने कहा वाह यार तुम तो बहुत अच्छी ज्योग्राफी बताते हो। फिर इसके बाद आप मुझसे कहते हो कि सर मैंने इसको बहुत अच्छे से ऑब्जर्व किया है और मैंने आखिरी पॉइंट तक देखा कि इसके बाद ही सेटलमेंट खत्म हो गया। हमने कहा अरे यार कौन सा आखिरी पॉइंट था? तो आप कहते हो कि सर अगर हम वेस्ट देखें तो हमें सुक्ता जैंडोर जो आज के टाइम पाकिस्तान में आता है वो साइट है। इसके बाद हमें कोई भी सिविलाइजेशन का एविडेंस नहीं मिलता, ना घर दिखते हैं, ना हमें आर्टिफैक्ट दिखते हैं, ना पोर्ट्री मिलती है, बस यहीं तक का सीमित है। फिर आपने कहा कि हमें जम्मू एंड कश्मीर मंडा एक जगह मिलती है, यहां तक के लोग सीमित थे, इसके बाद आपको नहीं दिखेगा और ज्यादा एक्सटेंशन नहीं दिखेगा, मतलब इससे ज्यादा नहीं फैली थी। फिर आप आओगे, आप कहोगे आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश में। हमने कहा अच्छा, तो मतलब ये जो सिविलाइजेशन थी पहले ऐसे चल के और आखिरी में दैमाबाद यहां तक ही चलती है। तो हमें क्या पता चल गया कि अगर हमें इंडस वैली की बात करनी है तो हमें भारत के पूरे भारत को काउंट नहीं करना है, हमें भारत के इस वाले रीजन को काउंट करना है जो कि पाकिस्तान, हमारा यूपी और जम्मू एंड कश्मीर वाले रीजन की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो अब आपको पॉइंट पता चल गया कि आपको अपने भारत को कहाँ पे देखना है। आप ना नीचे देखेंगे ना आप ऊपर देखेंगे, ना आप नॉर्थ में देखिए ना आप वेस्ट में साउथ में देखिए, आप देखेंगे वेस्ट और नॉर्थ वाले पार्ट में, नॉर्थ वेस्ट वाले पार्ट में देखेंगे कि इस एरिया में एक्चुअली चल क्या रहा था। ठीक है, अपनी गाड़ी आगे बढ़ाते हैं और हम देखेंगे कि अब जब आप हिस्टोरियन बन के देखेंगे तो एक शब्द आएगा बार बार, आर्कियोलॉजिकल कल्चर। आर्कियोलॉजिकल कल्चर मतलब क्या होता है? जब एक आर्टिफैक्ट, मान लीजिए एक आर्टिफैक्ट है, आर्टिफैक्ट मतलब एक चीज ऐसी जो किसी ऑब्जेक्ट आपको मिलता है, आपको ज्वेलरी भी मिल सकती है, आपको नाइफ मिल सकता है, आपको टूल मिल सकता है। जब एक चीज मल्टीपल बार रिपीट होती है एक ही साइट पे, जैसे मान लीजिए एक साइट है, ठीक है, अब इस साइट में बार बार आपको नाइफ नाइफ नाइफ, एक ही टाइप का नाइफ मिल रहा है, एक ही टाइप का वो सामान मिल रहा है, एक ही टाइप का जग मिल रहा है, तो इसको अपन कहते हैं आर्टिफैक्ट। और जब ये मल्टीपल टाइम रिपीट होता है तो उस पूरी साइट को, जितना साइट वो एरिया कवर करती है, जहां जहां वो मिलता है, उसको अपन कह रहे थे कल्चर। क्या कहते हैं? कल्चर। मतलब क्या? जब आपको एक ही चीज बार बार मिलती है तो अपन उसको कल्चर कहते हैं। जैसे एक छोटा सा एग्जाम्पल, आप जब साउथ जाओगे तो हर कोई एक ही टाइप की डाइट फॉलो करता है, इडली डोसा सांभर। तो अपन कहते हैं ना साउदर्न कल्चर में नाश्ता में डोसा खाते हैं, साउदर्न कल्चर में नाश्ता में इडली खाते हैं। मतलब क्या कि वहाँ के लोग मोस्टली यही चीज़ फॉलो करते हैं, बहुत ज़्यादा इजीली मिल जाती है। तो यहाँ पे भी यही होता है, व्हेन एन आर्कियोलॉजिकल फाइंड्स, मतलब क्या, जैसे ये चीज आपको मिली ढूंढ के, जब आपने खोला तो आपको एक जग मिला या ग्लास मिला। जब एक ही चीज मल्टीपल बार एक स्पेसिफिक प्लेस में मिलती है, बहुत बार मिलती है, रिपीट फॉर्म में मिलती है, तो अपन कहते हैं कि जो पूरा एरिया है ये इस चीज का कल्चर फॉलो करता होगा। ठीक है, तो जैसे मान लीजिए एक कल्चर ये हो गया, यहाँ पे जग मिल रहा है, ग्लास मिल रहा है। दूसरा हमारे पास में कल्चर ये है, यहाँ पे दूसरी टाइप ऑफ पॉटरी मिल रही है। तो अपन कह सकते हैं कि जो पूरा एरिया है यहाँ पे इस चीज का कल्चर है और यहाँ पे इस पोट्री का कल्चर है ना। तो यहाँ से हमें डिफरेंस पता चलता है। धीरे धीरे करके जब ये कल्चर आपस में मिलने लगते हैं और एक दूसरे का शेयर करने लगते हैं चीजें, तो यहाँ से हमें पता चलता है सिविलाइजेशन के बारे में। ठीक है, अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या चीजें बढ़ती हैं आगे। अब मैं आपको इमेजिन करने कहूंगा कि आप भारत के नॉर्थ वेस्ट वाले पार्ट में हो, नॉर्थ वेस्ट वाले पार्ट में हो, और यहाँ पे आपको हर चीज़ आपने ऑब्जर्व करी, आप लगभग 1 साल बढ़िया घूमे फिरे, एंजॉय किया, पंजाब के रीजन को देखा, पाकिस्तान वाले इंडस वैली साइट्स को देखा, और यहाँ से आपने कुछ ना कुछ फाइंडिंग्स निकाली। अब मैं आपसे कहूँगा आपको क्या पता चला, तो आप धीरे धीरे बताओगे अपने फाइंडिंग्स। आपने कहा कि सर
मैंने जब यहाँ पे रिसर्च करी तो मुझे पता चला कि यहाँ के लोग एग्रीकल्चर बहुत अच्छा कर रहे थे। एग्रीकल्चर मतलब क्या, जब एग्रीकल्चर करते हैं तो इनके पास में खाने की चीज़ें मिलती हैं। इसके पहले, इंडस वैली के पहले, हमें पता था न्यूलिथिक एज में लोग हंटिंग गैदरिंग भी कर रहे थे, एग्रीकल्चर भी कर रहे थे। पर जैसे जैसे एग्रीकल्चर आपके पास में आने लगता है, एक कंफर्ट जोन बढ़ने लगता है। एक कंफर्ट जोन बढ़ता है तो हम धीरे धीरे करके अपना लिविंग स्टैंडर्ड में और चीज़ें इंप्रूव करने लगते हैं। जैसे मान लीजिए क्या, आप ये गर्मियों की छुट्टियां रहती है, आपको ना एग्जाम की चिंता रहती है, ना आपको होमवर्क करना पड़ता है, तो आप अपने आप का माइंड कहाँ लेके जा पाते हो, पेंटिंग करने, स्केचिंग करने, आर्ट क्लासेस, स्पोर्ट्स क्लासेस में आप जाते हो। सेम चीज़ यहाँ चल रही थी। अब लोगों को ये चिंता नहीं थी कि मुझे हंटिंग गैदरिंग करके शाम का खाना पकड़ना है या शाम का खाना बनाना है। अब उनको वो बियर ईयर पकड़ के उसको मारना काटना वाला सिस्टम नहीं रहता था। अब उनके पास क्या था कि मैं बढ़िया यहाँ पे रह के अपना खाना बना लूंगा, क्योंकि मेरे पास में एग्रीकल्चर ऑलरेडी है। अगर आज नहीं भी गए हंटिंग गैदरिंग करने तो मैं तो खाना मेरे बना लूंगा, मेरे पास में थोड़ा बहुत राशन रखा है। तो यहाँ पे हमें कई प्रकार के ग्रेन्स के एविडेंसेस मिलते हैं, जैसे वीट हो गया, बार्ले हो गया, ठीक है। इस प्रकार के हमें बहुत सारे ग्रेन्स के एविडेंस मिलते हैं। अभी एविडेंसेस कहाँ मिलते थे, जैसे एक पॉटरी है, पॉटरी के अंदर आपको गेहूं का दाना मिल गया, तो हिस्टोरियंस ने कहा, आर्कियोलॉजिस्ट ने कहा, अरे सर इस पॉटरी में हो सकता है गेहूं रखा जाता होगा। हमें कई प्रकार के डेयरी प्रोडक्ट्स के बारे में पता चलता है, क्या, डेयरी प्रोडक्ट्स के बारे में, जहां पे हमें दूध के एग्जाम्पल, दूध से बनी हुई चीज़ों के बारे में पता चलता है कि भाई ये दूध का भी यूज़ करते होंगे। हमें गुजरात में मिलेट्स भी मिलते हैं, मतलब दाल का उपयोग करना भी शुरू कर दिया है। सेम चीज़ हमें एनिमल बोन्स भी मिलते हैं। अब एनिमल बोन्स के साथ क्या था, एनिमल को हंटिंग गैदरिंग के साथ में डोमेस्टिकेशन के लिए भी यूज़ करते थे। जैसे क्या, उन्होंने बढ़िया एक गॉड को पाला, लंबे समय तक उसकी केयर करी, फिर जब उनको लगा कि भाई आज खाने को नहीं है, उसी को खचाक कर दिया। तो ऐसे करके अपना खाने की व्यवस्था करने के लिए वो शीप, कैटल, गॉड्स, बफेलो, इनका भी यूज़ कर रहे थे, जिसको पहले तो यूज़ कर रहे हैं प्रॉपरली, फिर उसको लग रहा है कि भाई अब हमें खाने के लिए उपयोग करना है, तो खाने के लिए ऐसा बढ़िया उसको ग्रिल करके खा लेते थे। तो यहाँ से पॉइंट पता चलता है कि ये लोग वेज और नॉनवेज दोनों फॉलो कर रहे हैं। देखिए इंडस वैली की एक मूवी की फोटो है, जहाँ पे सरमन था, वो यहाँ पे मगरमच्छ टोटरा इसको पकड़ने गया है, इसको मार के घर पे लेके जा रहा है कि भाई देखो मैंने एक वाटर एनिमल को पकड़ा, एक्वाटिक एनिमल को पकड़ के लेके जा रहा है। ये वाली कहानी पता चलती है, टोटराइस को पकड़ के लेके जाने वाली। आगे देखते हैं, हमें एग्रीकल्चर के चोलिस्तान और बनावली बहुत सारे एग्जाम्पल्स मिलते हैं। एग्जाम्पल्स क्या मिलते हैं हम देखते हैं। हमें चोलिस्तान और बनावली में यहाँ पे डिफरेंट टाइप ऑफ टेराकोटा मॉडल्स मिलते हैं। अब देखिए एग्रीकल्चर हो रहा है, तो एग्रीकल्चर कैसे करें, कुछ ना कुछ टूल्स होने चाहिए। तो हमें कई प्रकार के प्लग्स टूल्स के बारे में पता चलते हैं जो कि टेराकोटा से बनते थे, ठीक है। हमें कालीबंगन राजस्थान में प्लग्ड फील्ड मिलती है। प्लग फील्ड मतलब एक खेती करी हुई जमीन मिलती है, जहाँ पे निशानों से समझ में आ रहा है कि यहाँ पे खेती करी गई होगी। हमें डिफरेंट टाइप की क्रॉप के बारे में पता चलता है कि हो सकता है साल में 2 क्रॉप ही कर रहे हैं। अब देखिए क्रॉप रोटेशन का पॉइंट पता चल रहा है, तो यहां से पॉइंट समझ में आ रहा है, ये एग्रीकल्चर बहुत अच्छे से कर रहे हैं, डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल भी चल रहा है। अब जब ये दोनों चीजें चलती हैं तो लाइफ हो जाती है ईजी, और जैसी लाइफ कंफर्टेबल जोन में आ जाती है तो इंसान अपना इंटरेस्ट ढूंढने लगता है। अब यहां से ग्रेजुअली धीरे धीरे करके उनके पास आ गया टाइम आर्ट एंड क्राफ्ट करने का, तो यहां से हमें धीरे धीरे करके आर्ट एंड क्राफ्ट का डेवलपमेंट भी दिखने लगता है, ठीक है। तो यहां से हम पॉइंट समझे कि एग्रीकल्चर की कैसे व्यवस्था कर रहे हैं। एग्रीकल्चर में एक चीज और ध्यान देने की बात है कि ये जो एरिया है हमारा नॉर्थ वेस्ट वाला पार्ट है, सेमी एरिड एरिया में आता है। सेमी एरिड मतलब क्या, यहाँ पे ज्यादा पानी बहुत ज्यादा नहीं होता है। अब एग्रीकल्चर तो करना है, तो अब एग्रीकल्चर कैसे करेंगे, तो इन्होंने इरिगेशन के लिए बहुत सारी चीजें यूज करी। तो आपको बहुत सारा इरिगेशन के एविडेंस मिलेंगे कि यहाँ पे कैसे वाटर को स्टोरेज करते थे, कैसे लाइन बनाई गई इरिगेशन के लिए अलग से। हमें एक जगह कैनाल भी मिलती है। कैनाल मतलब क्या, छोटू गई अफगानिस्तान की साइड है, जहाँ पे पानी की कमी के कारण वहाँ पे कैनाल के एविडेंस मिलते हैं कि भाई इन लोगों ने कैनाल बना के पानी की पूर्ति करी होगी। तो जो वाटर इरिगेशन वाला पॉइंट है वो यहाँ से समझ में आ रहा है कि हाउ दे आर मैनेजिंग देयर वाटर एज अ रिसोर्स, ठीक है। हमें ढोलावीरा में रिजर्वायर्स मिलते हैं। रिजर्वायर्स मतलब क्या होता है, जहाँ पे पानी को रखा जाता है स्टोरेज के फॉर्म में। आज के टाइम पे मान लीजिए आपको पता है कि हमें कल हमारा आरओ खराब है पर हम पानी स्टोर करना है, तो आप क्या करोगे, ज़्यादा से ज़्यादा पानी स्टोर करने की कोशिश करोगे। तो हमें यहाँ पे ढोलावीरा में एक रेजर्वायर मिलता है, देखिए सीढ़ियाँ बनी है। तो रेजर्वायर में लोग क्या करते थे, अपने पानी को स्टोर करते थे कि इमरजेंसी केस में हम यहाँ से पानी उपयोग कर लेंगे, ठीक है। ये वाला पॉइंट पता चलता है। इसके बाद हम देखेंगे, अब मैं आपको लेके चलता हूँ मोहनजोदारो में। मोहनजोदारो वन ऑफ द साइट है जहाँ पे हमें पता चलेगा कि अब पूरा जो हमारा ध्यान है, अब मैं आपसे कहूँगा चलो ठीक है भाई, तुमने एक जनरल ऑब्जर्वेशन तो कर लिया, अब मुझे थोड़े मोहनजोदारो के बारे में बताओगे। आप कहोगे ठीक है सर, अब हम मोहनजोदारो के बारे में चर्चा करेंगे। अब आप और मैं मोहनजोदारो गए और अब हर चीज़ को सरप्राइजिंग फॉर्म में देखने की कोशिश करेंगे। हम मोहनजोदारो जाते हैं तो हमने देखा कि अरे यार, यहाँ पे एक हिस्सा नीचे है और एक हिस्सा ऊपर है। मतलब क्या, पूरा जो टाउन है वो 2 पार्ट में डिवाइड था। एक था अपर पोर्शन जहाँ पे लोग ऊपर हाइटेड था, और एक था लोअर पोर्शन जहाँ पे थोड़ा जमीन पे था। अब इसकी हाइट कैसे बनाई गई, इसके हाइट के लिए उन्होंने रिसोर्स का यूज किया और यहाँ पे एक प्लेटफॉर्म बनाया गया पहले।
ब्रिक्स वगैरह का, उस प्लेटफॉर्म के ऊपर फिर हाइट वाला बनाया गया। अब एक चीज सोचिए, ये हो सकता है कि जो एलाइट लोग रहते थे, मतलब राजा महाराजा लोग रहते थे, आपने छोटा भीम देखा होगा, छोटा भीम में जो राजा का महल था वो पहाड़ पे था, मतलब हाइट पे था, हाइट बनाया जाता था। क्यों? थोड़ा दिखाने के भाई राजा ऊपर रहते हैं, प्रजा नीचे रह रही है, तो हो सकता है पॉलिटिकल रीजन से ऊपर बनाया गया हो। दूसरा, जितनी भी एलाइट चीजें थी, ग्रेनरी से लेके बहुत अच्छी अच्छी चीजें थी, हॉल वगैरह, पार्टी हॉल, असेंबली हॉल वगैरह सब यहाँ पे था। तो मतलब एक तरह से आप कह सकते हो कि कॉमन मैन यहाँ रहेगा और जो राजा वगैरह रहेंगे वो यहाँ रहेंगे, राजा पंडित वगैरह जो लोग उस टाइम पे एलाइट रहते होंगे वो यहाँ रहते होंगे। ठीक है, अब आगे देखते हैं कहानी क्या होती है। अब देखिए, अब हम पढ़ेंगे पहला ये वाला रीजन, मतलब अब पूरा आपको ध्यान लेना है यहाँ पे, इस एरिया के बारे में चर्चा करेंगे। अब ये जो एरिया था, सिटाडल कहते हैं इसको। सिटाडल मतलब जो ऊपर वाला हिस्सा उसको सिटाडल कहेंगे, नीचे वाले हिस्सा को लोअर एरिया कह देते हैं। ठीक है, सिटाडल एक आर्टिफिशियल मड और ब्रिक्स का प्लेटफॉर्म बना था। मतलब कैसा? एक पहले प्लेटफॉर्म बनाया मड ब्रिक्स का, फिर उसके ऊपर उन्होंने वॉल बनाई और यहाँ पे लोगों ने अपने घर बनाए। ठीक है, और जो कि लोअर एरिया से ऊपर था, यहाँ पे लोअर एरिया चल रहा है। सिटाडल की बात हुई। अब इसके बाद में क्या है, यहाँ मड ब्रिक की एक वॉल भी बनाई गई है। वॉल देखिए आप, ये वॉल दिख रही है ना आपको, ये ब्रिक की वॉल बनाई, फोर्टिफिकेशन किया गया, किलाबंदी करी गई है। अब ये क्यों करी गई होगी भैया? हो सकता है लड़ाई झगड़ा ना हो किसी का, इस चक्कर में कोई और ना आ जाए, एक प्रोटेक्शन के हिसाब से बनाया गया होगा, ये कोई भी ऐसे चल के नहीं आ जाए किले के अंदर। तो एक तरह से फोर्टिफिकेशन के बारे में परा पॉइंट चलता है। ठीक है, अब देखते हैं आगे। हमें सिटाडेल में बहुत सारी चीजें मिलती हैं, अब इन चीजों के बारे में बात करेंगे। हमें मोहनजोदारो के सिटाडेल में गेट बाथ मिलता है। गेट बाथ, अब गेट बाथ में आपने मोहनजोदारो मूवी देखी होगी, यहाँ पे डांस हो रहा है, ऋतिक रोशन डांस कर रहे हैं। ये हो सकता है कहीं ना कहीं, हिस्टोरियंस कहते हैं कि मान सकते हैं एक धार्मिक कार्यक्रम के लिए, रिलीजियस प्रैक्टिस के लिए यूज किया जाता होगा। दूसरा, यहाँ पे हमें स्टेयर्स मिलते हैं। देखिए ये सीढ़ियाँ बनी है, एक यहाँ पे बनी, एक सीढ़ियाँ यहाँ बनी है। तो हमें नॉर्थ और साउथ में उसके सीढ़ियाँ मिलती हैं। ठीक है, ये सीढ़ियाँ हो गई आने जाने के लिए। इसके बगल में हमें पता चलता है कि भैया 8 कमरे बने हैं। कभी आप स्विमिंग पूल गए हैं? स्विमिंग पूल के पास आपने देखा होगा बड़े कमरे बने रहते हैं चेंजिंग रूम के हिसाब से, तो यहाँ पे भी कई प्रकार के चेंजेस रूम बने थे। हो सकता है कि वहां पे आप ड्रेस वगैरह चेंज करने की, या फिर वहां पे जो प्रीस्ट वगैरह रहते होंगे। इसके बाद में हमें ध्यान देने की बात पता चलती है कि जो इसका पूरा जो लेयर है नीचे की, ये वाटर टाइट है। मतलब क्या? यहाँ पे जिप्सम का यूज किया गया है, जिप्सम मोटार का यूज किया गया है, इससे जो पानी है वो जमीन में ना सूख जाए। जो आजकल आप कहते हैं ना कि जो अपन का स्विमिंग पूल रहता है उसमें टाइल्स लगा दिया जाता है और उसमें व्हाइट सीमेंट का यूज किया जाता है कि इससे पानी के कारण वो चीज पानी बहने, उसमें जमीन ना सूख ले, इस कारण से पता चलता है। तो यहाँ से एक पॉइंट पता चलता है कि इनके पास में साइंस का अच्छा नॉलेज हो रही थी, कैसे कैसे चीजों को यूज करना है। आपको एक बात पता होगा कि जैसे जैसे समय आगे बढ़ता है, इंसान की एज बढ़ती है, एज बढ़ते बढ़ते उसके दिमाग में शक्ति और सोचने की शक्ति बढ़ने लगती है। जैसे आज आप अपने पेरेंट्स को देखोगे, पेरेंट्स ने फोन अभी यूज करना शुरू किया, इंटरनेट अभी यूज करना शुरू किया, बट आप लोग जब 7th 8th में रहे होगे तब से आपको फोन चलाना आने लगा। तो एक पॉइंट समझे, कैसे समय बढ़ते बढ़ते हमारी मानसिक जो शक्ति है सोचने की वो भी बढ़ती जाती है। इसके बाद देखते हैं, हमें एक और एविडेंस मिलता है ग्रेट ग्रैंडरी का। ग्रैंडरी मतलब क्या? जैसे आज के टाइम पे आप देखते होंगे कई जगह शहरों में वेयर हाउस बने रहते हैं, जहाँ पे आसपास के लोग आते हैं गांव के, वहाँ पे अपना गेहूं वेहूं रखते हैं, कहते हैं भैया मुझे प्रोटेक्शन चाहिए कि घर में चूहा खा लेगा, कहीं पानी गिर जाएगा, मैं इतना सामान नहीं सकता हूँ अपने खेती का अनाज। तो क्या करते हैं, वो एक शहर में जाके अपना पूरा जो अनाज रहता है बोरियों को वहाँ पे स्टोर करवाते हैं। तो वैसे ही हमें ग्रेट ग्रैंडरी मिलती है। तो हो सकता है कि जैसे मोहनजोदारो है, इसके आसपास छोटे मोटे गाँव रहते होंगे। ठीक है, यहाँ के जो किसान रहते होंगे अपना अनाज लेके मोहनजोदारो लाते होंगे कि भैया यहाँ पे आप हमारा सामान रख लो और जब हमें चाहिए पड़ेगा तो हम आपसे ले लेंगे। और दूसरा चीज़, एज अ टैक्स भी कभी हो सकता है कि जो राजा रहता होगा टैक्स के लिए यूज़ करता होगा। बट हमें पता चलता है, देखिए ग्रैनरी है, यहाँ पे बहुत सारे एविडेंस मिलते हैं ग्रेन्स के। तो इसके ऊपर कहते हैं कि ग्रैनरी है, यहाँ पे अनाज को रखा जाता होगा, गेहूं की बोरी, चावल की बोरी खूब सारी रखी जाती होंगी। ठीक है, हमें पता चलता है कि ये भाई ऊपर राइस प्लेटफॉर्म पे था। अब ये क्यों ऊपर रखा जाता था? कि प्रोटेक्शन कर पाए। जैसे ग्रीनरी जो बनी थी वो इस जनरल सरफेस के भी ऊपर बनाई गई थी, जिससे यहाँ पे क्या हो कि प्रोटेक्शन की, अगर पानी आनी गिर जाता है या पानी बरसता है तो वहां तक पानी ना आ पाए। ठीक है, इसके बाद में क्या पता चलता है कि यहाँ पे वुडन का सुपर स्ट्रक्चर बना होगा, मतलब इसको सपोर्ट करने के लिए बहुत अच्छे रूप से लकड़ी यूज करी गई होगी। अब दिक्कत क्या है, लकड़ी धीरे धीरे करके डिकम्पोज हो गई, तो इस चक्कर में हमारे पास में लकड़ी के एविडेंसेस बहुत ज्यादा नहीं मिल पाए। बट हमें समझ में आता है कि यहाँ पे लकड़ी के हिसाब से जगह बनाई गई होगी। आगे देखते हैं, आगे पता चलता है लोअर टाउन के बारे में। तो अभी तक हमने जाना सिटाडेल के बारे में, अब हम चलते हैं लोअर टाउन की तरफ, जो कि थोड़ा सा नीचे बना था। अब लोअर टाउन में देखोगे कि लोअर टाउन को भी पूरा फोर्टिफिकेशन किया गया है, लोअर टाउन को भी पूरा कवर किया गया है वॉल से। फिर इसके बाद आप देखोगे कि यहाँ पे जो घर की साइज है वो अलग अलग साइज है, बट एक तरह से उनमें
वेल्थ का डिफरेंस दिखाया जाता है। क्या होता है, जैसे आप भी आज देखोगे एक कॉलोनी में बहुत अच्छा घर बना है जिसके यहाँ एसी लगा है, बाहर गाड़ी खड़ी है, और एक ऐसा भी घर है इसका नॉर्मल मिडिल क्लास फैमिली रह रही है, तो आप समझ पा रहे होगे ना कि जो सामने वाला व्यक्ति बहुत ज़्यादा अमीर है और ये वाला व्यक्ति जिसके पास छोटा घर है वो थोड़ा सा मिडिल क्लास का बिलोंग कर रहा है। सेम चीज़ यहाँ पता चलता है। मतलब क्या कि जो इनकी सोसाइटी थी यहाँ पे दो प्रकार के लोग रह रहे हो, एक वेल्दी क्लास होगी और एक मिडिल क्लास भी होगी जहाँ पे बस बिजनेस कर रहे हैं, अपना दिनचर्या चला रहे हैं। तो हमें दोनों प्रकार के घर देखते हैं। हमें घरों में बहुत सारी वेल्स मिलती हैं, लगभग 700 वेल्स दिखती हैं, लगभग हर घर में वेल है। कई कई हमें पब्लिक वेल्स मिलती है, मतलब क्या कि हर कोई आके यूज़ कर सकता है उन वेल को। जैसे ये देखिए ये वेल है, ये यहाँ पे पानी के लिए यूज़ करते होंगे, वो वेल का पॉइंट पता चलता है। इसके बाद हम आगे देखते हैं, हमें ड्रेनेज सिस्टम बहुत अच्छा मिलता है। ड्रेनेज सिस्टम मतलब जो हमने स्टार्टिंग में देखा था कि पानी को कैसे यूज़ कर रहे हैं, उसके लिए पूरे ने बनाया था ड्रेनेज सिस्टम। तो इंडस वैली में हमें वेल प्लेन ड्रेनेज सिस्टम मिलता है, जहाँ पे पता चलता है कि कभी भी पानी का ऐसा यूज़ नहीं हो कि रोड पे पानी डला है तो डला ही है, पूरा पानी प्रॉपरली जा रहा है। आपको एक बहुत हैरानी की बात पता चलेगी, जो उनकी नालियाँ बनती थी, ड्रेन की जो पाइपलाइन बनती थी नालियाँ, तो उनको पहले जिप्सम से पूरा प्लास्टर किया जाता है जिससे पानी रुक ना पाए और पानी जमीन सोख ना ले। पहले उसको प्लास्टर किया, फिर उसके बाद पानी का फ्लो बनता था, और कई कई जगह तो हमें ढकी हुई मिली है। मतलब क्या, जैसे अगर ये है, ये लाइन है पानी की जहाँ से पानी निकलता है, तो इसके ऊपर उन्होंने पत्थर रखे थे। क्यों रखे थे पत्थर? कि कोई नीचे गिर ना जाए और उसकी स्मेल ना आए, और क्या कहते हैं जो अपन कहते हैं ना कि गंदी स्मेल ना आए, मॉस्किटो वगैरह ना, इस कारण से उन्होंने इसको पैक करके भी रखा था। तो आप समझ पा रहे हो कितना वेल प्लान्ड थे ये लोग। इसके बाद हम देखेंगे कि वेस्ट वाटर को कैसे यूज करना है एग्रीकल्चर में, ये भी उनको पता था। कई बार ये जो लाइन थी आखिरी में जाके किसी किसी खेत में खुल जाती थी, तो पता चलता था कि इसको वेस्ट वाटर का भी यूज कर रहे हैं फॉर देयर एग्रीकल्चर पर्पसेस। तो यहाँ से पानी का कैसे यूज करना है, देखिए आज के टाइम पे तो ऐसा हालत हो जाती है, आज की गवर्नमेंट है और ये उस टाइम की देखिए, आपको दिख रहा है, ये देखिए ये ब्रिक्स लगे हैं, ये पूरा ड्रेनेज सिस्टम है। अब इसको कई जगह पैक भी किया गया था। पैक मतलब क्या, इसके ऊपर ऐसे ब्रिक रखा है जिससे किसी का पैर ना लग जाए, कोई गिर ना जाए, तो इस कारण से इसको पूरा कवर करके रखे थे। तो कितना प्रॉपर ड्रेनेज सिस्टम है। और ये देखो आप, यहाँ पे यहाँ पे आपको दिख रहा है कहीं पे नाली बनाने की जगह होगी, यहाँ पे कहीं लग रहा है पाइप बनाने की जगह होगा, तो तभी तो पूरा पानी भरा है ऊपर तक। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमें पता चलता है मोहनजोदाड़ो में कि जो कॉलोनी काटने का पैटर्न था वो बहुत अच्छा था। कैसे कॉलोनी काटने का पैटर्न, देखिए आज के टाइम पे जब कोई कॉलोनी कटती है सिटी में, तो वो जो इंजीनियर रहता है ना, इसका बेस्ट यूज करता है, ऐसे घर बना देता है। सिटी में बीच में रोड निकाल दी, ये घर बना है। वैसे यहाँ पे कहानी थी। तो यहाँ पे जितने घर थे ग्रिड पैटर्न फॉलो करते थे। मतलब क्या, हर घर 90 डिग्री के हिसाब से बने थे। एक घर ये हो गया, एक घर ये हो गया, एक घर ये हो गया, एक घर ये हो गया। मतलब क्या कि यहाँ पे जो घर थे उनके बीच प्रॉपर जगह थी निकलने के लिए। हर घर एक ग्रिड सेक्शन के हिसाब से बना था, जो एक इंटरसेक्शन करता था राइट एंगल पे। राइट एंगल मतलब 90 डिग्री पे इंटरसेक्ट करता था। तो यहाँ पे देखिए ये पूरी लाइन जा रही है, हो सकता है यहाँ पे एक लाइन हो सकता है कि यहाँ पे लाइन हो। देखिए ये भी एक फोटो बनी है आपको, कितना प्यारा सिस्टम बना के रखे इन्होंने आर्किटेक्चर का। तो जो एक आर्किटेक्चर के कहते हैं सिविल इंजीनियरिंग, कई लोग कहते हैं मैं सिविल इंजीनियर बनूंगा, ये देखिए कितनी ब्यूटीफुली इन्होंने डिजाइन करी है अपनी कॉलोनी को। इसी को बेल रूप में देखिए आप यहाँ पे भी दिख रहा है कॉलोनी। तो ये जो चीजें आप देख रहे हो और आज से आप जब कंपेयर करो, आप पता चलेगा ये लोग तो वेल नोन थे चीज़ों को लेके, इनकी प्लानिंग आज से अच्छी थी। ठीक है। और यहाँ पे जो आपको एक पॉइंट पता चलेगा कि इनके जो स्लोप रहता था ना, स्लोप ऐसा रहता था कि अगर डस्ट वगैरह डली है ना, तो जो विंड रहती थी, विंड की डायरेक्शन के कारण पूरा डस्ट वगैरह साफ हो जाती थी। तो इनको प्रॉपरली विंड की नॉलेज थी, किस प्रकार से विंड का हम यूज कर सकते, कैसे हम नेचुरल रिसोर्सेज का बेस्ट यूज करें, ये इनको आता था। ठीक है। अब देखते हैं इसके बाद में स्ट्रक्चर ऑफ हाउसेस। अब मैं आपको लेके चलता हूँ किसी के घर में। अब एक घर को देखेंगे तो घर में बीच में एक आंगन है, कोर्ट यार्ड है, ठीक है, जहाँ पे वो जनरली रहते थे। अब यहाँ पे क्या था, डिफरेंट साइज ऑफ हाउसेस, मतलब हमें कई प्रकार के घर मिले हैं, जरूरी नहीं है एक ही साइज से घर हो, बट घरों में जो सेक्शन था वो 90 डिग्री पे कटते थे। ठीक है। अब देखते हैं कि हर किसी घर में जो आंगन है वो बीच में आता था, पर एक विंडो प्राइवेसी वाला कॉन्सेप्ट भी दिखता है। मतलब क्या है, कोई भी घर की विंडो ऐसी नहीं थी रोड पे थी। आजकल आप घर देखोगे तो घरों में क्या है, विंडो बिल्कुल ऐसे रोड पे बनाई गई है कि किसी ने विंडो खोली तो सिर्फ बाहर से रोड दिख रही है, वैसा नहीं था। यहाँ पे प्राइवेसी को बहुत ध्यान दिया जाता था। यहाँ पे जो वेंटिलेशन थे घर में बहुत प्रॉपर थे कि इनको कभी भी गर्मी ठंडा वाला जो अफेक्ट होता है वो चीज़ अफेक्ट नहीं करती थी। कहीं कहीं पे हमें डबल स्टोरी भी मिले हैं। डबल स्टोरी कैसे, हमें कहीं कहीं पे पता चलता है कि भाई स्टेयर्स दिखे हैं, तो हमें लगता है कि हो सकता है डबल स्टोरी भी रूफ का यूज कर रहे होंगे। हमें कई कई जगह एक बहुत ध्यान से चीजें पता चलती है कि जो बाथरूम है, बाथरूम का सिस्टम बहुत वेल मेंटेन था। बाथरूम में क्या था, बाथरूम हर घर में बनती थी बाथरूम, और बाथरूम में एक प्रॉपर आउटलेट बनाया जाता था। वो आउटलेट ड्रेनेज सिस्टम से कनेक्ट होता था। हमें पॉइंट पता चल रहा है, जो आज हम पैटर्न यूज कर रहे हैं ड्रेनेज के लिए, पानी निकालने के लिए, वो उस टाइम पे भी यूज करते थे। तीसरी चीज बहुत ध्यान देने वाली है कि जो ब्रिक्स थे उनमें स्टैंडर्डाइजेशन था। हर घर में एक ही साइज का ब्रिक यूज हो रहा है।
हर घर में एक ही टाइप की चीज़ें यूज़ हो रही हैं। तो अब आप एक पॉइंट समझिए कि हर घर में जब एक ही चीज़ उपयोग हो रही है तो उनके अंदर एक यूनिफॉर्मिटी दिख रही है। मतलब ये सोचिए कि जो इनकी आर्किटेक्चर और प्लानिंग थी वो इकट्ठे बैठ के करी गई होगी। ऐसा नहीं कि भैया मैंने अपने हिसाब से ब्रिक बना लिया, दूसरे व्यक्ति ने अपने हिसाब से ब्रिक बना लिया। इनकी जो प्लानिंग थी प्रॉपर प्लानिंग के हिसाब से प्लानिंग चल रही थी। यहाँ से हम ये भी पॉइंट पता चलता है। इसके आगे हम देखेंगे कि अब देखिए क्या होता है कि जब हमें एग्रीकल्चर मिल जाता है, अब हम हंटर गैदर तो है नहीं, तो अब हमारे पास में बचता है टाइम। जब टाइम मिलता है तो हम अपने आप को और कंफर्टेबल फील करने लगते हैं, और कंफर्टेबल के साथ में अपने आप के इंटरेस्ट को खोजने लगते हैं। अब इस इंटरेस्ट में क्रिएटिविटी आती है, आर्ट एंड क्राफ्ट। ठीक है, अब आर्ट एंड क्राफ्ट का डेवलपमेंट में क्या होता है, लोग टॉयज बनाना शुरू करते हैं। ठीक है, देखिए ये टॉयज बनाए जा रहे हैं। अब ये टेराकोटा के टॉयज हैं, बहुत सारे एग्जांपल मिले हैं, बुलक कार्ट का एग्जांपल मिलता है। ठीक है, सील वगैरह बनने लगती है, ग्रेजुअल डेवलपमेंट होता है। हमें देखिए प्रीस्ट की इमेज मिलती है। अब यहाँ से क्या चीज़ समझ में आती है कि अब ये देखिए है तो टॉय, बट जिसने बनाया होगा उसने कहीं ना कहीं देखा होगा। जैसे मान लीजिए आज के टाइम पे अगर आपको मार्केट में एरोप्लेन का एग्जांपल दिख रहा है, तो एरोप्लेन ओरिजिनली चलता है, तभी तो उसके प्रिंसिपल बताएगा कि एरोप्लेन को ऐसे खेला जाता है। तो जब ये टॉय बनाए जाते हैं तो हमें से टॉय से समझ में आता है कि उस टाइम पे ये चीज़ एज अ यूज होती होगी। तो हमें पॉइंट पता चलता है कि टेराकोटा की जो कार्ट है, तो हो सकता है उस टाइम पे ओरिजिनल लोग कार्ट का यूज़ करते होंगे, बुलक कार्ट का यूज़ करते होंगे। तो हमें एक चीज़ समझ में आ रही है कि वो कैसे ट्रैवल भी करते थे। ठीक है, हमें कई प्रकार की ऐसे एनिमल की, बुल्स की मिलती है, बफेलो की मिलती है, मंकी की इमेजेस मिलती हैं। ठीक है, हमें कई स्टेलाइट के स्कल्पचर्स मिलते हैं, देखिए ये यहाँ मोहनजोदाड़ो में मिलता है। और हमें सील मेकिंग के बारे में पता चलता है। तो एक तरह से धीरे धीरे करके जो आर्टिस्टिक डेवलपमेंट है, क्राफ्ट का डेवलपमेंट है, वो हो रहा था। अब आगे देखते हैं। देखिए इनको वेल नोन कॉटन की भी अवेयरनेस थी, कॉटन का भी अच्छा यूज करना जानते थे। ठीक है, ये कॉटन भी यूज कर रहे थे। अब कॉटन को एक और चीज से देखते हैं कि हमने लास्ट में देखा था ये प्रीस्ट बाबा हमारे पंडित जी, इनको यहाँ पे ड्रेस कोड में ये फूल पत्तियों से दिखाया गया है। ठीक है, ये जो फूल पत्तियां हैं, तो हो सकता है इनके पास में बेटर क्लॉथिंग सेंस होगा। मतलब जैसे आजकल भी आप एथनिक वियर यूज करते हो, तो वो वाली कहानी इनके साथ भी चल रही होगी। अब देखते हैं आगे। यहाँ पे ये कॉटन का यूज कर रहे हैं। अब साथ साथ में कॉटन के साथ में पता चला ज्वेलरी बहुत अच्छी बना रहे हैं। हमें कई प्रकार के, देखिए मोती जो होता है ना बीट, उसके अंदर छेद करने की ड्रिल लगती है, तो ड्रिल भी दिखी है, मैं आपको आगे जाके दिखाऊंगा। हमें कई सारे ड्रिल के एग्जाम्पल भी दिखे हैं, और हमें पॉटरी के भी एग्जाम्पल मिलते हैं। पॉटरी में पेंटिंग बनने लगी थी, मोटिव्स बनने लगे थे। देखिए जैसे ये बुल की मोटिव्स बनी है। अभी मोटिव्स क्या होते थे, जिससे जो डरते थे वो चीजें बनाते थे, यार ये देखो ये बहुत खतरनाक है, मैं इससे मोटिवेट होता हूँ, इसकी एनर्जी बहुत ज्यादा है, इस टाइप के मोटिव्स बनते थे। हमें पॉटरी में डेवलपमेंट देखते हैं, हमें ज्वेलरी वगैरह की बहुत सारी चीजें पता चलती हैं। अब आगे देखते हैं कि हमें, अब देखिए आखिरी चीज क्या, कि हमें कहीं ना कहीं पता चलता है ये रिलीजियस भी बहुत ज्यादा थे। कैसे, ये नेचर की वर्शिप करते थे। ये कैसे पता चलता है, जैसे ने मदर गॉडेस की इमेज बनाई, ये पशुपति की सील है। ठीक है, अब यहां से हमें ये पता चलता है कि नेचर को वर्शिप करते थे। अब नेचर को क्यों वर्शिप करते थे, देखिए जब इंसान किसी से डरता है तो उस डरने वाली चीज को अपने पास रखने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए ऐसे कि आपने कहा कि भैया पानी ना गिरे, इसलिए हम इंद्रदेव की पूजा करते हैं, आज भी हम करते हैं। सेम चीज यहाँ हो रही थी। जो खतरनाक खतरनाक एनिमल्स थे, जैसे लॉयन की बातें भी दिख रही है आपको यहाँ पे और भी प्रकार के आपको एनिमल्स के मोटिव्स दिखेंगे, तो आपको पता चलेगा कि यहाँ पे इनसे डरते थे, इसलिए उनको सील बनाते थे। ये कहते थे कि भैया इतने शक्तिशाली बन जाओ, इतने शक्तिशाली बन जाओ, आपके पास में लॉयन की एनर्जी आ गया। कभी कभी आपको आज भी एग्जांपल दिखते हैं कि शेर जैसे महान, शेर जितनी ताकत होनी चाहिए, चीता जितना तेज दौड़ो, चीते जैसे तेज दौड़ो। तो आज भी हम कहीं ना कहीं अपने आप को एनिमल से कंपेयर करते हैं। खरगोश बनो, खरगोश के जैसा देखो, खरगोश की जैसे दौड़ो। ठीक है, कई चीजें हमें आज भी हमें कनेक्ट होती हैं। तो हमें मेल वर्शिप के बारे में पता चलता है, मदर गॉडेस में पता चलता है कि फीमेल की वर्शिप करी जाती थी। ठीक है, और फिर हमें रिचुअल बाथिंग का हमने एग्जांपल देखा ग्रेट बाथ में, कि यहाँ पे कुछ ना कुछ सेरेमनी होती होगी, और वो रिचुअल बाथ वाला कॉन्सेप्ट हमने वहां से जोड़ने की कोशिश करी है। इसके बाद हम देखते हैं कि भैया जब जिंदगी खत्म होती है, लाइफ खत्म होती है, तो क्या ये क्या सोच के उसको बरी करते हैं, बरियल प्रैक्टिसेस कैसी थी। तो हमें बहुत सारी बरियल प्रैक्टिस दिखती हैं कि बरियल में जो उनके माउंट्स होते थे, बरियल जहाँ पे उनको दफनाया जाता था, वहाँ पे खूब सारे ऑब्जेक्ट्स दिखे हैं, आर्टिफैक्ट्स दिखे हैं। जैसे पॉटरी दिखी है, हमें कई प्रकार के ऑर्नामेंट्स दिखे हैं। अब इनका मानना था कि व्यक्ति भले अपने जीवन से चला गया, बट हो सकता है उसको भूख लगे, आगे जाके अंदर भूख लगे, उसके लिए खाना बना के रखते होंगे, उसकी मन की पसंद की चीज रखते होंगे। कहीं कहीं पे तो हमें ऐसा एविडेंस मिले थे डॉग को भी रखा गया है, मान लो किसी का फेवरेट पेट है, उसको भी उसके साथ दफना दिया गया है। तो हमें ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल मिलते हैं जहाँ पे बरियल के साथ में कई सारी चीजों को जोड़ा गया है आफ्टर लाइफ के कॉन्सेप्ट के हिसाब से। आफ्टर लाइफ मतलब क्या, ये सोच के वो कहते होंगे भैया अब उनको वहां पे जाके फिर से इस चीज की आवश्यकता पड़ेगी, तो इसलिए हम उनके साथ में रख रहे हैं। तो यहाँ से बरियल के कॉन्सेप्ट पता चलते हैं, और यहाँ से हम जानते हैं कि भैया कि इनकी लाइफ के बारे में क्या चलता है। अब हमें क्या है,
ट्रेड के भी एग्जाम्पल मिलते हैं। इनका ट्रेड बार्टर सिस्टम में चलता था। बार्टर सिस्टम मतलब होता है आपने मुझे गेहूं दिया और मैं आपको चावल दे रहा हूं, आपने मुझे गेहूं दिया तो मैं आपको एक मटका बना के दे रहा हूं, ये होता है बार्टर सिस्टम। अब इनका ट्रेड मेसोपोटामिया और अफगानिस्तान से चलता था। अब यहाँ मैप देखिए, ये हमारा इंडस वैली सिविलाइजेशन है, ठीक है, ये हमारा मेसोपोटामिया है। अब मेसोपोटामिया जाने के लिए इनके पास में दो रूट है, एक है कि भैया वाटर के रूट से जाओ और दूसरा रूट है लैंड से जाओ। तो अब यहाँ पे क्या होता था, ये लोग लैंड से भी जाते थे और वाटर से भी जाते थे। अब वाटर से कैसे जाते सर, आपने कैसे पता किया? हमें कई प्रकार के टॉयज में बोट्स की इमेजेस मिली हैं, तो इससे पता चलता है कि यहाँ से बोट का यूज करके यहाँ मेसोपोटामिया तक जाते थे। और कई मेसोपोटामिया सील हमें इंडस में मिली हैं और इंडस सील हमें मेसोपोटामिया में मिली हैं। मतलब अब ये सोचिए कि इस टाइम के लोग कैसे कितने दूर दूर तक ट्रैवल करते थे, और ट्रैवल क्यों करते थे? ट्रेड के लिए भी होता था कि भैया हम एक्सप्लोर करने जा रहे हैं चीज़ें। आज भी तो आप एक्सप्लोर करने जाते हो चीज़ें, यहाँ से बहुत सारे एग्जाम्पल मिलते हैं चीज़ों के। इसके बाद देखेंगे कि भैया डिक्लाइन कैसे हुआ। आपने कहा कि सर कहानी तो पूरी पढ़ ली, बट हमें पता नहीं चल पा रहा है कि लोग खत्म कैसे हुए, एकदम से खत्म कैसे हुई कहानी। तो एक्चुअली क्या था, कई प्रकार की थ्योरी आती है। क्लाइमेट चेंज थ्योरी, जैसे हमें पता है कि ये सेमी एरिड एरिया था। कैसा था? सेमी एरिड एरिया था। यहाँ पे पानी की कमी पड़ गई, तो हो सकता है एग्रीकल्चर इतनी ना हो पाई हो, तो लोग यहाँ से क्या हो गए, दूसरी जगह शिफ्ट हो गए, वो गंगा साइड चले गए। कई जगह हमें इकोलॉजिकल इम्बैलेंस थ्योरी मिलती है। मतलब क्या कि यहाँ पे मौसम का चेंज हुआ, प्रकृति चेंज हुई, इस कारण से यहाँ पे लोगों को माइग्रेशन हो गया। तीसरा फ्लडिंग, हमें मोहनजोदारो में फ्लड के एग्जाम वो देखते हैं, एविडेंस मिलते हैं कि पानी से डूब गया होगा। तो कई जगह फ्लडिंग के एग्जाम्पल भी हमें देखते हैं। जैसे ये देखिए, जो हड़प्पा की मूवी थी मोहनजोदारो, उसमें फ्लडिंग के एग्जाम्पल को बताया गया है कि पानी आया और पूरी हर चीज वेनिश कर गया। तो यहाँ पे भी देखिए, ये इंडस है, ये इंडस रिवर बह रही है, तो यहाँ पे जब पानी भर गया, इस चक्कर में यहाँ फ्लड आ गया, इससे यहाँ पे डिस्ट्रॉय हो जाती है। तो यहाँ से हमारा इंडस वैली का टॉपिक खत्म होता है, और यहाँ से हम देखेंगे कैसे लोगों ने अपने इसके बाद लाइफ स्टाइल जानी, वो हम वैदिक एज में पढ़ेंगे। तो यहाँ तक आपको एक पॉइंट पता चला कि पहले लोग रहने के बाद में उन्होंने इसका पूरा यूज किया। पहले लोगों ने यहाँ पे सेटलमेंट बनाए, सेटलमेंट के बाद में ग्रेजुअली धीरे धीरे करके उन्होंने इसको मॉडिफिकेशन करके बहुत अच्छा डेवलप किया। डेवलप के बाद में यहाँ पे डिक्लाइन हो जाता है। डिक्लाइन के पीछे क्या है, हो सकता है फ्लड भी हो सकता है एनवायरमेंटल चेंजेस के कारण भी वो चीज़ें गड़बड़ हुई हों। अब यहाँ के बाद लोग का डेवलपमेंट तो हो गया, मानसिक डेवलपमेंट हो गया, बट यहाँ के जब लोग माइग्रेट हुए तो इसके ऊपर कई थ्योरीज है कि गंगा यमुना के पास वाले जो एरिया है वहाँ पे जाके शिफ्ट हो गए थे। तो यहाँ से हम आगे का टॉपिक पढ़ेंगे, तो हो सकता है आपको अच्छा लगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।